हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 12 के फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। इसमें हम जानेंगे कि वैद्युत धारिता क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है तथा धारिता का हम संयोजन कैसे करते हैं। धारिता का मतलब अगर हम आपसे केवल धारिता का मतलब पूछे तो ये होता है धारण करने की क्षमता। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये एक गिलास है, ठीक है, और ये 100 ml पानी अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, ये गिलास है, इसके अंदर 100 ml पानी आ सकता है। तो आप इसमें लगातार पानी गिराते रहें तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये पूरा भर जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू पानी इसमें गिराते रहेंगे तो पानी आपका वेस्ट हो जाएगा। केवल और केवल इसमें कितना पानी आएगा, 100 ml आएगा। तो इसकी धारिता कितनी हो गई, 100 मिलीलीटर। उसी प्रकार से जो वैद्युत धारिता होती है वह किसी चालक के आवेश को संचित करने की क्षमता होती है। ठीक है, यानी आप क्या देख सकते हैं कि वैद्युत धारिता किसी चालक के आवेश को संचित करने की क्षमता होती है। और आप क्या जानते हैं, दूसरी चीज इसमें सबसे जरूरी जो चीज होती है वो सबसे जरूरी चीज यह होती है कि जो आवेश होता है वह वैद्युत विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश जो होता है वो वैद्युत विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आप प्रोपोर्शनल साइन जब कभी भी हटाते हैं तो यहां एक कांस्टेंट लगाते हैं और ये कांस्टेंट आपका होता है C, जहां C आपका क्या है, C इक्वल टू धारिता है। ठीक है, और ये आपका C धारिता हो गया। अब यहां से अगर आप C का मान निकालना चाहें तो ये Q अपान V। तो किसी चालक तार की जो धारिता हो गई वह क्या हो गई, आवेश और विभव के अनुपात के बराबर हो गई। आवेश और विभव का अनुपात अगर आपके पास है तो वह क्या बता देगा, आपको धारिता बता देगा। ठीक है ना, तो किसी चालक तार की धारिता क्या होगी, आवेश के संचित करने की क्षमता होती है और आवेश आपका अनुक्रमानुपाती होता है लगाए गए विभव के। तो Q प्रोपोर्शनल Q इक्वल टू C इंटू V। तो C का मान निकालेंगे तो ये Q अपान V हो जाएगा जो कि आवेश अपान विभव हो गया। ये तो बात हो गई कि धारिता आपकी क्या होती है। ठीक है ना, धारिता की डेफिनेशन के बाद से इसमें जो सबसे जरूरी चीज आपको जानने की होती है मात्रक निकालने की। ठीक है ना, तो मात्रक आप कभी रटने की कोशिश ना करें। ठीक है ना, मात्रक आप निकालने की कोशिश करिए। आपके सामने अभी हमने क्या लिखा था, धारिता इक्वल टू आवेश बटा विभव, यह लिखा हुआ था। और आप जानते हैं आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो ये हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। तो धारिता का मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को हम कहते हैं फैराडे। तो धारिता का मात्रक क्या हो गया, फैराडे। वैद्युत धारिता जो है उसका मात्रक क्या हो गया, फैराडे हो गया। फैराडे की मदद से हम क्या कर लेते हैं, धारिता का मात्रक बता पाते हैं। कुछ सवालों में आप आगे सॉल्व करेंगे तो इसका मात्रक होता है माइक्रो फैराडे, पीको फैराडे। ठीक है, इसको कहते हैं माइक्रो फैराडे। ठीक है, और यह आपका है पीको फैराडे। ठीक है, एक माइक्रो फैराडे इक्वल टू होता है 1 इंटू 10⁻⁻6 फैराडे। ठीक है ना, और एक पीको फैराडे इक्वल टू होता है 1 इंटू 10⁻⁹ फैराडे। इन दोनों का यूज आप न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उन न्यूमेरिकल में आप इनका यूज करेंगे और इसकी जरूरत आपको न्यूमेरिकल में पड़ेगी। तो इसका मात्रक क्या हो गया, फैराडे हो गया। ठीक है ना, मात्रक आपके सामने निकल के आ गया फैराडे। अब इसकी मदद से हम निकालेंगे इसकी बीमा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है। हालांकि बीमा इसका इतना छोटा नहीं है कि आप इसको रट लें। अगर बीमा निकालते हैं हम तो देखिए बीमा के लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम। बीमा थोड़ा सा इसका लंबा निकल के आता है। C इक्वल टू आपने निकाला Q अपान V, यानी कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, यह निकल के आ गया आपके पास। अब इसमें आप निकालिए कूलाम की बीमा। कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। ठीक है, और आवेश को आप क्या लिखते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। कैसे, I इक्वल टू होता है Q अपान T, तो Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T। I का मात्रक हो गया एम्पियर,
टी का मात्रक हो गया सेकेंड, और इसकी बीमा आप लिखेंगे तो ये बीमा इसकी हो गई ए इंटू टी। ठीक है, अब यहां आप निकाल लीजिए बोल्ट की बीमा। बोल्ट यानी विभव, विभव आपका होता है W अपान क्यू नॉट। ठीक है, विभव आपका क्या होता है W अपान क्यू नॉट। ठीक है, इस तरीके से अब क्या करेंगे, अब W आपके पास क्या है F इंटू, अगर विस्थापन D है तो D और क्यू नॉट आपका रहेगा। F को आप क्या लिखते हैं M इंटू A इंटू डी अपान क्यू नॉट। M का मात्रक होता है kg, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डी ये या विस्थापन है तो मीटर, और आवेश का मात्रक क्या हो गया एम्पियर सेकेंड। ये मात्रक इसका निकल के आ गया। इसी को हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा kg मीटर स्क्वायर, और ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा एम्पियर सेकेंड का क्यू। ठीक है, बीमा इसकी लिख लीजिए तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर और एम्पियर ए टी की पावर क्यू। यह बीमा, और इसको और सिंप्लीफाई कर लें एम एल स्क्वायर ए टी पर माइनस 3, या इसी को हम इतना लिख लेते हैं, यहां इनवर्स होगा एम एल स्क्वायर टी पर माइनस 3 और ए इनवर्स। यह बीमा आपने किसकी निकाल ली, बोल्ट की बीमा निकाल ली। ठीक है, बोल्ट की बीमा आपको मिल गई और आपके पास आवेश की बीमा है, तो इसकी मदद से आप क्या करेंगे, इसकी मदद से अब आप विभव की बीमा निकाल लीजिए। देखिए विभव की बीमा कितनी निकल के आती है आपके पास। धारिता के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर आवेश की बीमा आप निकाल चुके हैं, आवेश की बीमा आपने निकाला तो क्या था ए इंटू टी। ठीक है, और इसकी बीमा आप निकाल चुके हैं एम एल स्क्वायर टी पर माइनस 3 और ए इनवर्स। ठीक है, ये बीमा हो गई इसकी। अब इसी को आप ऊपर ले जाके सॉल्व कर लीजिए, एम ऊपर जाएगा तो एम इनवर्स एल की माइनस 2, टी आपका ऊपर जाएगा माइनस 3 प्लस हो जाएगा तो टी की पावर 4 और ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी सी की बीमा निकल गई। तो वैद्युत धारिता की जो बीमा होती है वो कितनी होती है, एम इनवर्स एल स्क्वायर टी पर माइनस टी पर 4 और ए स्क्वायर। ये इसकी बीमा निकल के आ गई। मात्रक आपको हमने बता दिया कि इसका मात्रक फैराडे होता है, उसी की मदद से माइक्रो फैराडे और पिको फैराडे में हम कन्वर्ट करते हैं। ये बात हो गई वैद्युत धारिता की। ठीक है ना, अब वैद्युत धारिता का हम संयोजन कैसे करते हैं ये देखने वाली चीज होगी हमारे लिए। वैद्युत धारिता का जो संयोजन होता है वह आपका प्रतिरोधों के तरह ही दो तरीके से इसका हम संयोजन करते हैं। हम एक एक करके इसमें बात करेंगे। वैद्युत धारिता का जो संयोजन होता है, संयोजन की अगर हम बात करें तो संयोजन दो तरीके से होता है। पहला हम देखेंगे इसमें श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, इस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, फार्मूला अगर आप जानते होंगे तो आप निकाल लेंगे। ये आपके पास एक मान लीजिए कि परिपथ है जिसमें 3 आपके वैद्युत धारिता लगी हुई है। ठीक है, और इसको हमने एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये V हो गया, या आपका C1 हो गया, या C2 हो गया, ये C3 हो गया। इसका विभव V1, इसका विभव V2, इसका विभव V3। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ये तीनों क्या है, C1 और C1, C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, ये जब तीनों श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और आप यहां देख रहे हैं कि एक विभव जो है यह आगे जाके कितने में बढ़ जा रहा है, 3 भागों में, चूंकि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है ना, और आप जानते हैं चूंकि धारिता C इक्वल टू होता है Q अपान V। यहां से आप V का अगर मान निकालें तो क्या हो जाता है C अपान Q अपान C। अब यही मान आप यहां रख दीजिए। इसको अगर समीकरण 1 कहते हैं तो समीकरण 1 से देखिए क्या हो जाएगा। समीकरण 1 से अगर देखें आप तो क्या हो जाएगा, V की जगह पे Q अपान C आ जाएगा, इस V1 के जगह पे Q अपान धारिता C1 आ जाएगी, ये C2 आ जाएगा और ये आपका C3 आ जाएगा। यहां से आप Q कॉमन ले लेंगे तो C1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, और यहां पर आपका क्या बचा C। अब दोनों तरफ आप देखिए Q यहां पर भी है, Q यहां पर भी है, Q कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3।
तो अगर तीन आपके धारिता श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो यह कहलाती है तुल्य धारिता। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता इस प्रकार से आप निकाल पाते हैं। ये तीनों आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ था, इसके लिए जो तुल्य धारिता हमने निकाला वो कुछ इस तरीके से निकल के आता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में अब ये तीनों हटा के आप इतना के बराबर यहाँ पर एक आप धारिता लगा सकते हैं, वही काम होगा जो ये अलग अलग कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर श्रेणी क्रम संयोजन में है तो हम इस तरीके से इसका तुल्य धारिता कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें जो संयोजन होता है वह संयोजन आपका प्रतिरोध की तरह ही होता है, हालांकि प्रतिरोध से इसका जो डेरिवेशन करने के बाद जो तुल्य धारिता निकल के आता है वो प्रतिरोध के जस्ट उल्टा आता है। प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता है, जबकि धारिता के केस में इस तरह आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो संयोजन है आपके पास वह संयोजन है आपका क्या, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। ठीक, समांतर क्रम संयोजन में आपको देखने को मिलेगा क्या, अगर आपके पास ये है ऐसे या ऐसे बना लीजिए, यहां पर आपके पास एक ये हो गया, दूसरा एक ये हो गया, तीसरा एक ये हो गया, तीन धारिता आपकी इस तरीके से लगी हुई। ठीक है, ये आपका डायग्राम, ये आपका डायग्राम क्या हुआ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको दोबारा से बना देते हैं। ठीक है ना, ये देखिए एक आपके पास ऐसा धारिता ये लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा एक ऐसा लगा हुआ है यहां से इस तरीके से, तीसरा एक ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, ये आपके तीन धारिता, ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है, एक बैटरी V वोल्ट की यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, यहाँ से Q आवेश गया तो ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2 और ये हो जाएगा Q3। फिर यहाँ से ये सब से घूमने के बाद आएगा तो ये Q हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या हुआ, ये आवेश आप इस तरीके से इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये क्या कर सकते हैं, इसमें इसके लिए तुल्य धारिता की आप लोग गणना कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, चूंकि C1, C2 तथा C3 समांतर क्रम में है। ठीक है ना, ये तीनों क्या है, समांतर क्रम में। अब यहां जो आपका Q जा रहा है ये देखिए कहां जा रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये तीन भागों में आपका बट रहा है कि नहीं बट रहा है। ठीक है, ये आपके तीन भागों में बट जा रहा है। चूंकि धारिता जो होती है C इक्वल टू Q अपॉन V, यहां से Q का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, C इंटू V। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, Q की जगह पे C इंटू V, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V, क्योंकि विभव जो है वो आपका थ्रू आउट पूरे प्रोसेस कांस्टेंट है। यहां से C कॉमन, यहां से आप V अगर कॉमन ले लें तो देखिए क्या हो जाएगा, V जैसे ही कॉमन लेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 और यहाँ CV है, V दोनों ओर कैंसिल हो जाएगा तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यह आपका क्या हो गया, समांतर क्रम संयोजन में अगर आपके क्या है, तीन आपके क्या हुए धारिता ये दी हुई है, तो इन तीन ये चालक तार की धारिता दी हुई है, तो इस तरीके से आप श्रेणी क्रम संयोजन के लिए ये फार्मूला निकाल सकते हैं जब ये तीनों आपके जुड़े हुए हैं। इस तरीके से हम वैद्युत धारिता का संयोजन करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या किया, ये तो आपका सिंपल एक परिपथ बना हुआ था जिसकी मदद से आप क्या कर पा रहे हैं, इसकी धारिता कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक गोली चालक है जिसकी धारिता आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यानी जो अभी डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, किसी गोली विलगित चालक की धारिता की गणना। ठीक है, एक गोली विलगित चालक है, इसका हम क्या कर रहे हैं, धारिता की गणना कर पा रहे हैं। ये मान लीजिए कि आपका एक कोई चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है ना, और इसमें आप ये देख पाएंगे इस तरीके से, अगर हम इसको बनाएं डायग्राम इसका, तो ये आपका इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये आपका इधर, ये इधर, यहां से ये एक निकलेगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका चारों तरफ ये आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है,
ये इसका केंद्र है O और आवेश इस पर Q आवेश, ठीक है। ये गोली चालक है और इस चालक के लिए हमें क्या निकालना है, धारिता की गणना करनी है। चूंकि विभव जो होगा इसके लिए वह क्या होगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, क्योंकि त्रिज्या इसकी क्या है, स्मॉल r है, ठीक है। Q अपान R, ये इक्वेशन 1 हो गया। हमें निकालना क्या है इसके लिए, धारिता। चूंकि धारिता इक्वल टू Q अपान V, तो Q और V का मान हम निकाल चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा, ये पलट के ऊपर चला गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R, और ये हो जाता है C। तो किसी गोली बिलगी चालक की जो धारिता निकल के आती है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आती है। यानी यहां पर आप देख रहे हैं चूंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, तो यहां से C आपका प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, R। तो धारिता जो आपकी हो गई वह धारिता क्या हो गई, त्रिज्या के समानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे त्रिज्या आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारिता बढ़ती जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि किसी विलगित गोले की चालक की त्रिज्या अगर 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी धारिता किस प्रकार से परिवर्तित होगी। तो जिस अनुपात में आप इसकी त्रिज्या बढ़ाएंगे उसी अनुपात में इसका धारिता बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें एक आपसे और इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कि ये जो गोली चालक है इसका परावैद्युतांक आपको दिया हुआ है, ठीक है, और यही गोली चालक आपका एक बार निर्वात में रखा गया है, तो दोनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। मान लीजिए यहां पे हम ये मान रहे हैं कि माना गोली चालक के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है, ठीक है। तो इसकी जो धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R, क्योंकि K परावैद्युतांक है तो K इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। यदि K बराबर 1 हो जाए, और यह कंडीशन कब होती है, जब निर्वात की स्थिति होती है, ठीक है ना। तो C को हमने C नॉट मान लिया निर्वात पे, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दीजिए, तो C अपान C नॉट इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K नहीं होगा यहाँ पे K नहीं है, निर्वात में K 1 हो गया तो ये R आ जाएगा। तो C अपान C नॉट इक्वल टू कितना आ गया, K आ गया। यह आपसे पूछा जाता है। ये जो C आपका हो गया इसको लिखते हैं C माध्यम बटा C निर्वात इक्वल टू K, इस तरीके से भी लिखा जाता है, या इसी को लिखा जाता है C इक्वल टू C नॉट इंटू K। किसी माध्यम में जो धारिता होती है वह निर्वात में धारिता के परावैद्युतांक गुना बराबर बड़ा होता है। यानी परावैद्युतांक का अगर निर्वात में हम गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, माध्यम में धारिता मिल जाती है। इस प्रकार से हम धारिता की गणना कर पाते हैं। और ये आपके एग्जाम में अगर ये पूरा आपने वीडियो देखा, अगर पूरा इसको अच्छे से पढ़ लिया तो इसमें आपको परीक्षा में 2 नंबर का एक प्रश्न 100% मिलना तय होता है। थैंक यू।